हेलो कैंडिडेट्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी बढ़िया होंगे और इस बार की बरसात का लुत्फ ले रहे होंगे। आज लखनऊ में बड़ा अच्छा मौसम है, बेहतरीन। हल्के हल्के बादल हैं, थोड़ी सी बारिश हो रही है और एक सुहावना मौसम है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों का जो टॉपिक आप सभी को पता है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, कई बार इस पर क्वेश्चंस बने हैं। एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चंस बने हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बने हुए हैं। तो हम लोग आज पता करेंगे कि सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन होता क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो बना है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में था कि इसको बाद में बनाया गया, क्या इसे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया या फिर कहीं पर और भी है, तो क्या ये लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली ये शुरुआत हुई कहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन की। तो इसमें आज हम लोग ढेर सारे मामलों को पढ़ेंगे, ढेर सारे केसेस हैं जिनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें हम लोग पता लगाएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, क्या रीजंस रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग एक टॉपिक को जानना चाहेंगे, वो क्या है? वो है सबसे पहले अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है वो क्या बताता है? तो हमारे संविधान में जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनीशन दी गई है। आर्टिकल 13 में बताया गया जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा बताई गई। तो न्यायिक समीक्षा क्या है? तो ध्यान से सुनिए, न्यायिक समीक्षा एक्चुअल में है क्या। न्यायिक समीक्षा के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 13 यह कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि यदि कोई कानून, ऐसा कानून संसद के द्वारा, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है और उस कानून के माध्यम से यदि फंडामेंटल राइट को कोई दिक्कत होती है या परेशानी होती है या फिर इनके फंडामेंटल राइट्स को कमजोर किया जाता है या फिर हटाया जाता है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम सामने आती है, तो इसे, उस कानून को जो अभी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उस कानून को पूर्ण रूप से यह क्या कर देगा? असंवैधानिक घोषित कर देगा। यानी कि ये अपने आप में क्या है? एक दवा है। जो कोई भी ऐसा वायरस या बैक्टीरिया संविधान की बॉडी में आता है और वो खास तौर पर क्या करता है? मौलिक अधिकारों को हनन करता है या फिर मौलिक अधिकारों को कमजोर करता है या फिर मौलिक अधिकारों को कम करता है, तो ये क्या कर देगा? उस कानून को नल एंड वॉइड कर देगा। यानी कि वो कानून अपने आप में खत्म हो जाएगा। तो ये कानून खत्म कैसे होगा? भाई साहब, हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? इसका गारंटर कौन होता है? इसका गारंटर होता है सुप्रीम कोर्ट। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके पास यह पावर होती है आर्टिकल 32 के तहत। क्या होती है? आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर होती है, यानी जुडिशरी के पास पावर होती है कि ये इसके माध्यम से जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से अगर कोई कानून ऐसा है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है या मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है, कमजोर कर रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। इसी को अगर हम देखते हैं, हाई कोर्ट में इस पावर को दी गई है 226 में। आर्टिकल किस में? 226 में दी गई है कि 226 में एक ऐसी पावर है न्यायालय के पास, हाई कोर्ट के पास, कि इस तरह का अगर कोई कानून आता है, इस तरह का कोई विवाद आता है, माफ करिएगा, इस तरह का कोई विवाद आता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। पहली बात तो इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आर्टिकल 13 क्या है? सबसे पहले ये, क्योंकि जड़ यहीं से है, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई थी। तो आर्टिकल 13 के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें आर्टिकल 13 के बारे में बताया गया कि अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि कोई भी कानून या फिर आदेश या अध्यादेश या फिर नियम, विनियम, अधिसूचना, रीति रिवाज या प्रथा, ये सारी की सारी चीजें हैं। ओवरऑल मतलब एक कानून के माध्यम से कानून लाते हैं या आदेश करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं, कोई रूल बनाते हैं, विनियम, अधिसूचना, रीति रिवाज, प्रथा के माध्यम से अगर संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है,
तो उसे अनुच्छेद 13 क्या कर देगा, नॉल एंड वॉइड कर देगा, उसे खत्म कर देगा। क्योंकि जो हमारे पास वर्तमान में जितने अधिकार हैं वो सारे के सारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का इसका कार्य है। वैसे हमारे पास शुरुआत में जो थे वो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन बाद में हमारे पास कितने बचे, 6 फंडामेंटल राइट बचे। एक फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया गया। खत्म कहां पर किया गया वो बाद में हम बात करेंगे, अभी यहां पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी रिलेटेड है। अब आगे बात करते हैं। तो आर्टिकल 13 हमारा ये है। आर्टिकल 13 के साथ साथ कुछ चीजें और भी हम देख लेते हैं। वो क्या देख लेते हैं, यहां पर मैंने लिख रखा है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जो आर्टिकल 13 में बताया गया, न्यायिक समीक्षा वही है कि अधिकार जो कानून गलत होगा उसको न्यायालय अमान्य असंवैधानिक घोषित कर देगा, या फिर इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, या स्ट्राइक डाउन भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राइक डाउन बोलते हैं। उस कानून को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, गिरा देगा। और ये न्यायिक समीक्षा कहां पर है, अनुच्छेद 13 में दी गई है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा करने की क्या दी जाती है, पावर दी जाती है, शक्ति दी जाती है कि यहां पर हम अपनी याचिका या पिटीशन दायर कर सकते हैं। वहीं पर अनुच्छेद 226 में क्या किया गया है, हाईकोर्ट में न्यायालयों को ये शक्ति दी गई है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है संविधान को लेकर के या फिर मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, तो ये उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उनके गारंटर बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें कहां पर दर्शाई गई हैं, ये हमारी न्यायिक समीक्षा में दर्शाई गई। तो 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 13 पहले क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में बताया गया है कि मूल अधिकारों के बारे में, और न्यायिक समीक्षा के बारे में जो मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो इसके तहत आर्टिकल 32 और 226 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। ठीक, ये यहां से टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आते हैं मूल संरचना के सिद्धांत, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन शुरू कहां से हुए। तो शुरू होने के पहले की एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो इंटरेस्टिंग कहानी क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इंटरेस्टिंग कहानी जो शुरू होती है वो शुरू होती है आर्टिकल 13 और 368 के आपस में विवाद के रूप में, आपस में विवाद के रूप में। तो विवाद शुरू कहां से होता है, देखिए हम लोग जब बात करते हैं आर्टिकल 13 और 368 के बारे में, तो एक चीज समझ में आती है, क्या वो समझ में आती है हमारी कि भैया जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि हम लोग जब हम रिपब्लिक हो गए 1950 में, कब हो गए 1950 में, 1950 में, तो देश के विकास के लिए, किसके विकास के लिए, देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार ने ढेर सारे नियम और कानून बनाए, कदम उठाए। उनमें सबसे बड़ी अड़चन पड़ रही थी, वो क्या हो रही थी, लैंड एक्विजिशन या भूमि अधिग्रहण करने की। आप जानते हैं कि आर्टिकल 31 में पहले क्या दिया हुआ था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी दी हुई थी। अब राइट ऑफ प्रॉपर्टी दी हुई थी तो लोगों के पास इसका मौलिक अधिकार था, तो लोगों की प्रॉपर्टी तो आप ऐसे ले नहीं सकते हो। खैर कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं। अब यहां पर क्या होती है कि गवर्नमेंट जब लोगों से कहती है कि भाई साहब गवर्नमेंट लोग हमको, आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर दो, आप अपनी प्रॉपर्टी को हमें बेच दो, तो और उसकी जगह पर पैसा ले लो। तो लोग कहते हैं कि हमको पैसा उतना नहीं चाहिए, खासतौर पे जमींदार, उस दौरान जमींदारों के पास सबसे ज्यादा पावर थी या फिर लैंड थी। तो अब जमींदार उनसे कहते हैं कि भैया हमको 5 से 6 गुना पैसा ज्यादा चाहिए, और सरकार के पास इतना पैसा था नहीं। तो सरकार ने कहा कि भैया ऐसा नहीं होगा, तो फिर हमको थोड़ा सा जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो जबरदस्ती की जब बात आई तो ये पता चला कि भैया हमारे पास एक मौलिक अधिकार है, जमींदारों ने कहा, और उससे हम अपनी संपत्ति को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे, हमारा मन नहीं है नहीं देने का, कैसे हम जबरदस्ती ले लोगे। खैर कोई बात नहीं। अब उस दौरान क्या हुआ कि कहा गया कि चलो अच्छा, अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो एक दूसरा भी तरीका है। वो दूसरा तरीका क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि संविधान का पहला अमेंडमेंट करवाते हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाते हैं, जिसमें कहा गया कि 2 अनुच्छेद और जोड़े गए। और 2 अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए, पहला अनुच्छेद जो जोड़ा गया वो है आर्टिकल 31 क्लॉज ए, दूसरा जोड़ा गया आर्टिकल 31 क्लॉज बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो आर्टिकल 31 क्लॉज ए और आर्टिकल 31 क्लॉज बी में क्या क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 31 ए और आर्टिकल 31 क्लॉज बी में क्या है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि
यदि आर्टिकल 31 क्लॉज ए में यह दर्शाया गया है कि यदि कोई कानून ऐसा बनता है, सरकार के द्वारा बनाया जाता है, ऐसा कोई कानून, रूल या लॉ बनाया जाता है जिसके माध्यम से यदि अनुच्छेद 14, 19 या 31, 14, 19 या 31 समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति के अधिकार को उल्लंघित भी कर रहा है, क्या कर रहा है, उल्लंघित भी कर रहा है, कौन, आर्टिकल 31 क्लॉज ए के तहत बताया, तो उसे किसी भी तरीके से जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। यानी न्यायिक समीक्षा यहां से खत्म हो गई। कहा गया कि आर्टिकल 31 क्लॉज ए ये बता रहा है कि अगर सरकार कोई ऐसा नियम कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट में 14, 19 को और 31 को कहीं ना कहीं से अगर वायलेट भी कर रही है तो उसे हम न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं मानेंगे। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, तो अब पहले में आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम कोई कानून बनाते हैं, ऐसा कानून बनाते हैं जो 31 को वायलेट कर देगा, क्या कर देगा, 31 को वायलेट कर देगा, तो भी क्या होगा, तो भी उसे हम न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं रखेंगे। पहला तो इन्होंने ये खेल किया। अब आर्टिकल 31 क्लॉज बी में क्या दर्शाया गया, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 31 क्लॉज बी एक ऐसा कानून होगा जिसके तहत एक नई अनुसूची बनेगी। क्या बनेगी, नई अनुसूची बनेगी। आर्टिकल 31 क्लॉज बी, इसमें कहा गया कि एक नई अनुसूची को बनाया जाएगा, नया स्केड्यूल बनाया जाएगा, और वो स्केड्यूल किससे रिलेटेड, कौन सा होगा, 9वीं स्केड्यूल, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी। और 9वीं अनुसूची, ये अनुसूची हो गई तो इसमें कानून होते हैं। कहा गया कि यदि 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून मेंशन किया जाता है, सरकार के द्वारा डाला जाता है, लिखा जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो यदि वह मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रहा है, क्या कर रहा है, वायलेट भी कर रहा है, तब भी वो कानून अदालत में, कहां पर, अदालत में, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब देखो, पहले क्या कहा, पहले कहा कि आर्टिकल 31 ए जोड़ेंगे, जिसके तहत कहा कि यदि अनुच्छेद 14, 19 और 31 को अगर कोई कानून बनाता है, सरकार बनाती है, अगर वो वायलेट भी हो रहे हैं तो उसे न्यायिक समीक्षा नहीं दी जाएगी। अब दूसरे में ही बना दिया उन्होंने कानून अनुच्छेद 31 का। कहा कि अनुच्छेद 31 क्लॉज बी के तहत कहा गया कि एक अनुसूची बनेगी और उस अनुसूची को कहेंगे 9वीं अनुसूची, और उस अनुसूची में कुछ भी अगर कानून लिखे जाएंगे यदि वो मौलिक अधिकारों को वायलेट भी कर जाते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी के अधिकार को, तो उन्हें गलत नहीं माना जाएगा। यानी कि वो इतने पावरफुल हो गए कि वो अगर मौलिक अधिकारों में को हनन भी कर रहे हैं तो उनको गलत नहीं माना जाएगा। अब आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं से सरकार ने आर्टिकल 31 ए और बी के माध्यम से प्रॉपर्टी के अधिकार को, 31 के अधिकार को कहीं ना कहीं से हनन कर दिया। इसको भाई चैलेंज कर दिया गया, इसको चैलेंज कर दिया गया। जब चैलेंज किया गया तो चैलेंज करने की कंडीशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कहां से शुरू हुआ। तो हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 13 और 68 में ये एक थोड़ा सा विवाद शुरू होता है कि एक तरफ अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि भैया अनुच्छेद 13 फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है और 368 संवैधानिक संशोधन कर सकता है, संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है। ये बताया जाता है कि संसद के पास ये पावर है कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई बिल पास करती है और उसे राष्ट्रपति अनुमति देता है तो वह अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो वो किसी भी पार्ट को संशोधित कर देगा। ये यहां पर बताया जाता है। तो देखो यहां पर क्या करता है, अनुच्छेद 368 के पास पावर है, के पास इतनी पावर है कि अगर वो संसद इस्तेमाल करना चाहे तो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर देगी। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि अनुच्छेद 13 में ये पावर है कि अगर कोई कानून ऐसा होता है जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ये विरोध यहां से शुरू होता है, आपस में ही ये डिस्कशन शुरू होता है। तो अनुच्छेद 368 की पहले शक्तियों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 की शक्तियां क्या है, संविधान संशोधन की शक्तियां हैं। वो क्या क्या है,
वो संविधान में कोई भी चीज को जोड़ सकती हैं, संविधान में कुछ भी बदल सकती हैं, हटा सकती हैं, या फिर उसे निरस्त कर सकती हैं, ऐड भी कर सकती हैं, उसे रिपील भी कर सकती हैं, चेंजमेंट कर सकती हैं, या फिर उसे नल एंड वॉइड कर सकती हैं। किसी भी प्रोसेस को कुछ भी जोड़ सकती हैं संविधान में, कुछ भी हटा सकती हैं, कुछ बदल सकती हैं, या फिर किसी को निरस्त भी कर सकती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? लेकिन इसमें क्या है, ये संसद के पास पावर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आधे से अधिक राज्यों की भी जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 368 में ये भी बताया गया कि ऐसा कुछ कानून है जो समवर्ती सूची से संबंधित है, तो उसको पास करने के लिए कम से कम आधे राज्य उसको सपोर्ट करें, या फिर आधे से एक राज्य उसको सपोर्ट करें, वहां भी उनकी विधानसभा में भी पास किया जाएगा। तो 368 में ये कहानी बताई गई है। तो ये संसद को वैसे देखा जाए तो बहुत पावरफुल बनाती है। तो पहले चरण में हम लोगों ने देखा क्या, या चरण वाइज पढ़ेंगे। पहले चरण में हम लोगों ने देखा क्या, कि हम लोगों ने देखा कि 1951 में एक संविधान संशोधन हुआ, और संविधान संशोधन क्या हुआ, मुख्य रूप से लैंड रिफॉर्म के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? लैंड रिफॉर्म के लिए हुआ, और जिससे अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सकते थे। और उस दौरान पे लैंड रिफॉर्म में क्या बताया गया, उस दौरान जमीनें किसके पास होती थी? जमींदारों के पास होती थी। और अनुच्छेद 13 के तहत उनके पास क्या होते थे? कानून होते थे, पावर होती थी कि वो उनसे कोई जमीनें उनकी छीन नहीं सकता है। अगर छीनेंगी तो अदालत में चुनौती दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब इस पर हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो देखिए यहां पर दिया गया, इस समस्या का समाधान कहां किया गया? पहले संविधान संशोधन में किया गया। और पहले संविधान संशोधन में दो चीजें जोड़ी गई, 31 क्लॉज ए जोड़ा गया, ध्यान से समझना। और इसमें क्या बताया गया, यदि सरकार भूमि सुधार कोई भी कानून लाती है और वह कानून क्या होता है, अनुच्छेद 14, 19 को और 31 को वॉयलेट भी करता है, उल्लंघित भी करता है, तो उसे अमान्य नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? उसे अमान्य नहीं माना जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार कानूनों को अदालत में आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी भूमि सुधार जो कानून है उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा पाएगी। समझ में आ गया? चलिए, जैसे कि उदाहरण के लिए जमींदारी उन्मूलन कानून जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया था, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इसके बाद अनुच्छेद 31 क्लॉज बी में क्या बताया गया, इसमें कहा गया कि एक 9वीं अनुसूची बनाएंगे हम लोग। और वो 9वीं अनुसूची क्या होगी? वो 9वीं अनुसूची होगी कि यदि इसमें कोई भी कानून को रखा जाता है और वह मूल अधिकारों का उल्लंघन भी करता है, तो क्या होगा? न्यायिक समीक्षा के दायरे से वह बाहर होगा, यानी कि इसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसमें भूमि सुधार कानून कोई भी रख दो तो उसे अदालत में चुनौती नहीं दोगे। ये मामला हुआ। इस मामले को अदालत में चैलेंज कर दिया गया। इस मामले को क्या कर दिया गया? अदालत में चैलेंज कर दिया गया। और यह चैलेंज, पहला केस कौन सा हुआ? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। पहला कौन सा हुआ? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्या मामला था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो पूरा का पूरा। तो देखो, हम लोग जब पढ़ते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो केसेस कैसे लिखते हैं? केस नंबर 1, या फिर किसी टॉपिक में 2 से 3 केसेस हैं तो केस नंबर 1 पहला पूरा का पूरा लिख देंगे। डिसीजन, ये जो ए लिखिए होता है 1951, या फिर XYZ कोई डेट भी दे देंगे यहां पर। तो ये जो डेट होती है और ईयर जो होता है, ये दर्शाता है इसका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसी दिन क्या लिया था, उस पर ऑर्डर दिया था या फिर डिसीजन लिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये था। तो इसमें शंकरी प्रसाद मामले में क्या किया गया कि पहला जो संविधान संशोधन था उसको चुनौती दे दी गई। कहा गया कि भैया ये गलत चीज है और ये कहीं ना कहीं से मौलिक अधिकारों को वायलेट कर रहा है, मौलिक अधिकार 14, 19 और 31 को वायलेट कर रहा है। तो यह अनुच्छेद 13 के तहत क्या होना चाहिए? अमान्य होना चाहिए। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का तो हाई कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में पहले लिखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, या सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 के पास इतनी शक्ति है कि वह संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सकता है जिसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं, और ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के दायरे में नहीं आते हैं। देखो, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368, क्या मैंने बोला? 368 इज मोर पावरफुल देन आर्टिकल 13।
फिर से आर्टिकल 368 इज मोर पावरफुल देन 13, आर्टिकल 13 से ज्यादा पावरफुल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इससे क्या होती है, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ है उसको वैधता दी जाती है। न्यायालय ने कहा कि प्रथम संविधान संशोधन जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कहीं ना कहीं से देखा गया तो सरकार की बात को पावरफुल कर दिया गया या सरकार की बात को सही ठहराया गया, वैध ठहराया गया। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और कहा, उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 13 है वो संविधान संशोधन विधेयकों पर एप्लीकेबल नहीं है, वो साधारण विधेयकों के मामलों पर एप्लीकेबल है। अगर साधारण विधेयक अगर किसी तरीके से मूल अधिकारों को हनन करते हैं तो फिर ये मामला गड़बड़ाएगा, अदरवाइज चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अनुच्छेद 368 के तहत अगर संविधानों मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसको वैध ठहराया जाएगा, ये बोला इन्होंने। पहला देखो केस क्या हुआ, पहले केस में अनुच्छेद 368 क्या हो गया, जीत गया, और 13 क्या हो गया, हार गया। खैर कोई बात नहीं, सरकार को इससे क्या मिला, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया, और मोटिवेशन के चलते सरकार ने एक और अपना डिसीजन ले डाला, और वो डिसीजन क्या ले डाला, अब चरण 2 शुरू होता है। सरकार ने कहा कि अब हम 17वें संविधान संशोधन को पारित करेंगे, और 1964 में एक संविधान संशोधन और पारित हुआ। वो क्या हुआ, उसमें क्या बताया गया कि भाई साहब अब हम क्या करते हैं, अनुच्छेद 331 ए और 31 बी को और मजबूत करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देंगे, संवैधानिक मजबूती देंगे, इसको और पावरफुल बनाएंगे। अगर किसी भी तरीके से इसका उल्लंघन किसी ने किया तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। और इसके साथ साथ 31 क्लॉज बी में नए 44 कानूनों को और जोड़ दिया गया, 44 नए लॉस को और जोड़ दिया गया, और ये लॉस थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, स्ट्रिक्ट हो गए। तो ये बताया कि अनुच्छेद 31 के तहत अगर 14, 19, 31 को अगर वायलेट किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, होने दो, वायलेट चलता रहेगा। 31 बी में बताया गया कि भैया अगर और भी कानून हमको जोड़ने हैं अनुसूची 9 में तो जोड़ सकते हैं, हम 44 और जोड़ देंगे, और ये न्यायिक समीक्षा में चुनौती नहीं दी जाएगी, इनको न्यायिक समीक्षा में चुनौती नहीं दी जाएगी, ये उल्लंघित नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं से फिर से गड़बड़ी हो गई। अब इस पे लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नाराज होगा ही। अब नाराजगी कहीं ना कहीं दर्शाई गई, और दर्शाई कौन से केस में गई, एक दूसरा केस सज्जन सिंह का केस आता है। सज्जन सिंह का केस क्या है, सज्जन सिंह का मामला नंबर 2 आया, उसी से संबंधित है। पहले वाले में बताया गया था अनुच्छेद 368 पावरफुल है, अब दूसरे वाले में कहा गया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या कहा गया कि सज्जन सिंह का, देखो इसमें देखिए 1964 लिखा हुआ है, और 30 अक्टूबर 1964 इसी दिन डिसीजन आया था। क्या था पृष्ठभूमि, 17वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया गया है, यहां पर संवैधानिक संरक्षण के लिए लाया गया, यानी कि यहां पर कानून जो बनाए गए उनमें कहा गया कि ये गलत है, ये यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यदि संशोधन मूल अधिकारों, विशेष रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करता है और 13 के तहत, तो उसे 13 के तहत क्या किया जाएगा, अमान्य घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि भैया यदि अनुच्छेद 31 का कहीं ना कहीं से उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 13 उसको प्रोटेक्ट करे। यानी बात फिर से वही हो गई कि अनुच्छेद 13 का कार्य वही हो गया कि क्या वो वाकई मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सरकार तो उल्लंघित कर रही है मूल अधिकारों का। खैर बात आगे बढ़ गई, ये बात क्या आगे बढ़ गई, तो ये यहां तक सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार में आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा कि भैया इसमें भी अनुच्छेद 368 ज्यादा पावरफुल है और संविधान में कहीं भी बदलाव को मंजूरी देता है। अगेन 368 को क्या कहा गया, 368 इज मोर पावरफुल देन 13। वही बात फिर से कह दी गई कि नहीं कह दी गई, यानी कि अभी भी सरकार सुप्रीम कोर्ट कह रही है 368 ज्यादा पावरफुल है और 313 कम पावरफुल है उसकी अपेक्षा। ठीक, अब देखो यहां पर इसमें कहा गया मूल अधिकार भी इसमें शामिल है, संविधान संशोधन कानून नहीं माने जाते इसलिए वो 13 में के दायरे में नहीं आएंगे, 13 से बाहर जाएंगे, 13 उसके अंडर में आ जाएगा। यानी कि 17वें संविधान संशोधन को इन्होंने वैधता दे दी गई और उसमें जो बदलाव किए गए वो भी सही कर दिया। इसके तहत 9वीं अनुसूची को संरक्षित किया गया, उसको भी कोई दिक्कत नहीं हुई।
इसमें एक न्यायाधीश थे जो हिदायतुल्ला, उन्होंने कहा कि हिदायतुल्ला ने कहा कि माना कि 368 पावरफुल है, माना कि 368 पावरफुल है, आप इसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन जब मन में आए, जहां मन में आए वहां पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसको डेली रूटीन बेसिस पर यूज में नहीं लाना है। जब मन में आ गया तभी आप 368 के तहत संविधान संशोधन कर दो। ये कहीं ना कहीं से गलत है। हम अभी मान रहे हैं कि 368 पावरफुल है देन 13, लेकिन हर जगह पर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बोला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसके लिए क्या कहा गया? अनुच्छेद 368 की शक्ति का उपयोग मूल अधिकारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए नहीं करना चाहिए, या किया जाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यही चीज भविष्य में क्या हो गया? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का एक जन्मदाता बन गया। कैसे जन्मदाता बन गया उस पर हम बात करते हैं। अब तीसरा केस पढ़ते हैं, हम तीसरा केस पढ़ते हैं। तीसरा केस एक फिर से आया, वो क्या आया? एक गोलकनाथ का केस आया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये क्या हुआ? 1967 में एक और जगह पर चैलेंज किया गया गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ ने भी चैलेंज किया इसी को कि अनुच्छेद 13 जो है वो 368 से ज्यादा पावरफुल है कि नहीं है। अगेन इस पर डिस्कशन हुआ, लेकिन इसके व्यू अलग अलग होते हैं। आप अलग अलग तरीके से पूछे जाते हो, भले आपका डेस्टिनेशन एक ही हो। समझ में आया? तो इसमें पृष्ठभूमि क्या थी? पंजाब में भूमि सुधार कानूनों के तहत पंजाब में जैसे सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेनर्स एक्ट 1953 आया था, तो उसमें गोलकनाथ परिवार ने उसको चुनौती दे दी थी कि भाई साहब ये गलत है, इस तरह के कानून नहीं लाए जा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं से हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 17वां संविधान संशोधन 1964 जो है वो भी कहीं ना कहीं से गलत है। तो सवाल पूछा गया, क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों को कम या खत्म कर सकती है? इस बार मामला गड़बड़ा गया। इस बार क्या हुआ? मामला गड़बड़ा गया। पिछली बार बताया गया था अनुच्छेद 13 जो है वो 368 से कम शक्तिशाली है। फिर पहला जो केस था, दूसरे वाले में सज्जन सिंह में बताया गया कि भैया अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 से कम शक्तिशाली है। लेकिन ये जो मामला था इस बार बदलाव हो गया। बदलाव क्या हुआ? इस बार जो पीठ थी वो पहले आपको देखना चाहिए, 11 जजेस की बेंच थी। 11 जजेस की बेंच थी और 11 जजेस की बेंच में इसको क्या कर दिया गया? 6-5 से फैसला सुनाया गया। मेजोरिटी देखी जाती है और इस मेजोरिटी ने जो पिछले निर्णय दिए थे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में, वो पलट दिए और कहा कि अनुच्छेद 13 368 से ज्यादा शक्तिशाली है। तो अनुच्छेद 13 के 368 के तहत मूल अधिकारों को खत्म, बदलाव या कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मूल अधिकार क्या हैं? सैक्रोसेंट हैं, पवित्र हैं, अति पवित्र है। इन पर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, इनको छीना नहीं जा सकता है। और अगर छीना जाएगा तो अनुच्छेद 13 के तहत क्या होगा? न्यायिक समीक्षा होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर अनुच्छेद 13 में यह बताया गया कि अनुच्छेद 13 368 पर क्या लगाता है? सीमाएं लगाता है। समझ में आ गया? और इसके तहत 17वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कुछ चीजों को अवैध घोषित कर दिया गया और संसद की शक्ति को रोक लगा दी गई। अब आपको समझ में आया? तीसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही डिसीजन चेंज कर दिया और कहा कि अनुच्छेद 368 ज्यादा शक्तिशाली है एज कंपैरिजन टू अनुच्छेद 13 ज्यादा शक्तिशाली एज कंपैरिजन टू 368। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को चेंज करने में माहिर रहती है। कभी कभार क्या होता है, समय के अनुसार जो डिसीजन लिया जाता है उसको भविष्य में परिवर्तित भी कर दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप यहां देख रहे हो। लेकिन ये बात यहां रुकी नहीं, यहां पर रुकेगी कैसे? सरकार के पास भी एटीट्यूड भरा हुआ है और सरकार ने तीसरे चरण में मैडम आ गई। यहां पर मैडम आ गई। कौन मैडम आ गई? मैडम इंदिरा गांधी आ गई। मैडम इंदिरा गांधी ने यहां पर कुछ चीजें और बदली। और क्या बदली? यहां पर कुछ खास बदलाव किए, उनके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो पहला देखो यहां पर क्या किया गया? 24वां संविधान संशोधन लाया गया। कि कौन सा लाया गया? 24वां संविधान संशोधन लाया गया। और 24वां संविधान संशोधन 1971 में लाया गया, जिसमें क्या किया गया? इस संविधान ने अनुच्छेद 368 को और पावरफुल बनाया, जिसका उद्देश्य गोलकनाथ फैसले को क्या कर देना? नल एंड वॉइड कर देना। कैसे? इसमें क्या किया गया? एक और क्लॉज जोड़ दिया गया।
13 क्लॉज 4 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 13 क्लॉज 4 अनुच्छेद 13 में ही जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 13 में क्या आगे जोड़ा गया? 13 क्लॉज 4। और ये कहता है कि अनुच्छेद 13 संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत लागू नहीं होगा, यानी कि 13 जो होगा वो 368 से क्या होगा? कम होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? क्लॉज 4 के अंतर्गत। पहला ये जोड़ा। उसके बाद 368 में कुछ बदलाव किए गए और कहा गया कि 368 में संसद की शक्ति क्या है? असीमित है। संसद की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता है 368 के तहत। इसके तहत यदि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास होता है और अगर उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इस पर किसी भी प्रकार से वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनके पास जो भी वीटो पावर है, सस्पेंसिव, पॉकेट और एब्सोल्यूट, वो अपने पास रखो, यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसी संविधान संशोधन में बताया गया था राष्ट्रपति भी संविधान संशोधन विधेयक पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और यह अनुसूची 9 को और मजबूत कर रही है। अगेन मामला बदल गया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इन्होंने चेंज कर दिया। और चेंज कैसे किया? अनुच्छेद 13 में क्लॉज 4 जोड़ दिया और उसके माध्यम से कहा गया ये इतना पावरफुल है कि अनुच्छेद 13 भी अब संविधान संशोधन करने से अनुच्छेद 13 भी संविधान में जो संशोधन हो रहा है उसको रोक नहीं सकता है। फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो। अभी आप समझिए कि सरकार कभी कभी, अभी आप जब लोग कहते हैं ना कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, मोदी जी डिक्टेटर हैं, तो डियर मोदी जी की डिक्टेटरशिप अभी आप देख रहे हो। अगर आप 1971 में होते तब आपको डिक्टेटरशिप की वास्तविकता पता चलती। समझ में आया कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हर समय अपने आप को सर्वोच्च मानता था, संसद को अपने अधीन रखता था, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजंस को हमेशा पलट देता था। यानी कि उस दौरान एक सिस्टम था जो मैं आपको आगे बताऊंगा, पैसिव जुडिशरी। जुडिशरी भी निष्क्रिय हो गई थी, न्यायपालिका भी इतनी शक्तिशाली नहीं बची थी। भले वो आजाद है, स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा वहां पर भी नहीं। अब नेक्स्ट इस पर भी केस एक आ गया। इस पर केस कौन सा आया? इस पर सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है कि केशवानंद भारती का मामला। और केशवानंद भारती का मामला जो है वही मेन मामला रहा। इसमें क्या कहा गया? केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य। और ये डिसीजन कब आया? 24 अप्रैल 1973 को। ये डेट आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है ये मैं आगे बताऊंगा। इसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है? देखो, एक जब हम पढ़ते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने एक जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि एक जजेस की बेंच ने निर्णय लिया, एक जज हुआ। बेंच में कितना है? एक जज बेंच। 2 जज बेंच हुआ, बोला जाता है कि 2 जजेस की बेंच ने निर्णय लिया। 3 बोला जाता है, 4 बोला जाता है, फिर 5 आता है। 5 के बाद हमेशा ऑड होगा, 5, 7, 9, 8। इवन 4 भी एप्लीकेबल नहीं होता, 3 तक रहता है मेनली। 1, 2, 3, फिर 5, 7, 8। 8 के बाद आएगा 5, 7, 9, फिर 9 के बाद 11 आएगा, 13 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो होते हैं ये बेंच तभी बनाई जाएगी जब संविधान, मैंने क्या बोला? संविधान संशोधन मामला होगा। क्या होगा? संविधान संशोधन मामला होगा कि संविधान में क्या किया जा रहा है? संशोधन किया जा रहा है। तब इस बेंच को बनाया जाता है। 5, 7, 9, 11, 13। अभी आप समझ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो गोलकनाथ वाले में कितना देखा था? 11वां था संविधान संशोधन। अभी आप क्या देख रहे हो? 13। तो जहां पर भी ये जजेस की बेंच आ जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया था असम अकॉर्ड का सेक्शन 6 से क्या बताया था? 5 जजेस की बेंच ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 4:1 से निर्णय लिया गया था। समझ में आया? गोलकनाथ में बोला गया 6:5 से निर्णय लिया गया। तो ये क्या होते हैं? ये संवैधानिक जजेस की बेंच होती है। तो यहां पर बात आते हैं केशवानंद भारती केस में। तो इसमें केशवानंद भारती केस में क्या था? केशवानंद भारती केस में क्या मामला क्या था? देखो, इसको बोलते हैं, यह लोकतंत्र को बचाने वाला मामला था। इसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र को बचाने वाला मामला था। और इसमें क्या हुआ था? ये फिर से 13 और 368 के बीच में आपस में जो जंग छिड़ी हुई थी उसी से संबंधित मामला था। वो क्या मामला था इस पर हम देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि की जो शुरुआत होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि अगेन जो पुराने ही अनुच्छेद 31 को कमजोर करने वाले मामले थे उन्हीं से उखड़ करके आती है। तो मामले का जो अधिकार है केरल के एक मठ, जो मठ होते हैं, केशवानंद भारती साहब मठ में रहते थे,
मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने केरल सरकार की भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दे दी, चैलेंज कर दी, और इन कानूनों ने उनकी मठ की जमीन को क्या कर दिया, प्रभावित किया, जो संपत्ति के अधिकार 31 का क्या करती है, उल्लंघन करती है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो केशवानंद भारती का मामला केरल सरकार से शुरू हुआ था और ये यहां तक आ गया सुप्रीम कोर्ट तक। अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पूछा क्या, कि कहा कि 24वां जो संविधान संशोधन है उसमें और 25वें संविधान संशोधन को भी, 25वें संविधान संशोधन इससे थोड़ा सा अलग है, और 29वें संविधान संशोधन को, 3, 24, 25 और 29 संविधान संशोधन को इन्होंने क्या कर दिया, चुनौती दे दी। क्या कर दिया, चुनौती दे दी। ये 25वां डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच के रिलेशंस को है बताता है, वो आगे एक बार हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे, तो यहां पर डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है। तो इन्होंने इसको फिर से चुनौती दे दी। मेन मैटर क्या था, प्रॉपर्टी का मैटर था। तो इन्होंने पूछा क्या, ये क्वेश्चन पूछा कि क्या संसद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में जिसमें मूल अधिकार शामिल हैं को बदल सकती है? क्या बोला गया, बदल सकती है। अब इसमें क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन कुछ और ही निकला। पहली बात तो आपको पता चलना चाहिए, ये कितने जजेस थे, 13 थे। कितने थे, 13 जजेस की बेंच थी, और सर्वोच्च न्यायालय की ये सबसे बड़ी बेंच अभी तक की रही है, जिसमें न्यायाधीश कौन से थे, एस.एम. सिकरी जो साहब थे, जिन्होंने निर्णय कब दिया, 24 अप्रैल 1973 को दिया। निर्णय में बहुमत क्या था, 7-6 का था, 7 लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। समझ में आया? और यह सबसे लंबा सुनवाई का मामला रहा, 68 दिनों तक, तब तक के लिए सबसे लंबा सुनवाई का मामला बना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी खेल किया, और वास्तविकता में यहीं से कुछ नई चीजें शुरू हुई। उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एक डॉक्ट्राइन होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक सिद्धांत होता है जिसको बोलते हैं मूल संरचना। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये एक चीज है जिसके तहत संविधान में कुछ चीजें हमेशा बनी रहेंगी, और वो जो चीजें होंगी वो संविधान को प्रोटेक्ट करेंगी, वो संविधान की आत्मा होंगी, और वो क्या होंगी, संविधान की मूल संरचना होगी। मूल संरचना संविधान की किसी भी तरीके से बदली या संशोधित नहीं की जा सकती है। क्या बोला गया है, अब देखो इसमें बोला गया अनुच्छेद 368 की शक्ति क्या है। पहली बात तो ये देखो, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है जिसमें मूल अधिकार शामिल है। देखो इन्होंने कहा 368, गोलकनाथ मामले को पलट दिया, इन्होंने कहा कि 368 जो है वो पावरफुल है देन 13, लेकिन 24वां संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 13 क्लास 4 को जोड़ता है, और 25वां संविधान संशोधन जो संपत्ति के अधिकार को सीमित करता है, को इन्होंने वैध भी ठहरा दिया। देखो यहां पर सही कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि 368 के तहत ये दोनों क्या हैं, सही हैं। यह गोलकनाथ मामले में क्या करता है, जो मामला लिया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसको पलट दिया, फिर से उल्टा कर दिया। उसमें कहा था 13 मोर पावरफुल है, लेकिन मूल संरचना की सीमा को निर्धारित कर दिया इन्होंने। क्या सीमा को निर्धारित किया, कहा कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है, लिमिटेड है। संसद ऐसा नहीं कि जहां मन में आए वहां पर संशोधन कर दे, और संविधान की जो मूल संरचना है उसको नष्ट नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि संविधान की मूल संरचना उसकी क्या है, आत्मा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो 368 जो अनुच्छेद है वो 13 से तो बड़ा है लेकिन मूल संरचना से छोटा है। तो देखो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया। मूल संरचना वास्तव में क्या है, मैं वो तो अब अभी डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले आप आर्टिकल देखो। आर्टिकल 368 को कहा गया कि ये 13 से बड़ा है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से क्या है, छोटा है। तो सिद्धांत क्या होते हैं, दरअसल आप सुनिए, सिद्धांत क्या होते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स क्या करते हैं, कुछ सिद्धांत देते हैं, और वो सिद्धांत एप्लीकेबल होते हैं, कहीं ना कहीं से समाज में भी एप्लीकेबल होते हैं, सोसाइटी में भी एप्लीकेबल होते हैं, ढेर सारे एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो उन्हीं में से एक ये सिद्धांत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सिद्धांत है, वो है मूल संरचना का सिद्धांत। ये क्या है, ये है कहा कि भैया एक ऐसा सिद्धांत है जो संविधान के मुख्य इसेंशियल फीचर्स को, अनिवार्य तथ्यों को प्रोटेक्ट करता है, और वो सभी के सभी मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी संविधान है,
अब हम कहते हैं कि हमारी इसमें बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, मूल संरचना कौन सी, आंखें हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं। उंगली कट जाएगी चलता रहेगा, ठीक है, एक हाथ कट जाएगा फिर भी इंसान जिंदा रहेगा, लेकिन अगर आंख फूट गई तो दिक्कत आएगी, ब्रेन अगर खराब हो गया तो दिक्कत आएगी, लंग्स खराब हो गए तो बेकार हो जाएगा शरीर, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई तो बेकार हो जाएगा। तो ये मूल संरचना है, इस पर कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। आप समझ में आया कि नहीं आया? खैर, इस गोलकनाथ मामले को इसमें पलट दिया गया और गोलकनाथ मामले में कहा गया था, जो उसको बदल दिया गया, कहा गया कि अनुच्छेद 368 13 से पावरफुल है, लेकिन यहां पर मूल संरचना दिया गया। मूल संरचना क्या है? उन्होंने कहा कि मूल संरचना जो है वो क्या है, इसेंशियल फीचर है। इसमें क्या क्या आता है? उसमें कहा संविधान की सर्वोच्चता आती है, लोकतंत्र आता है, प्रभुत्व एंड गणतंत्र आता है, न्यायिक समीक्षा भी इसके अंतर्गत आती है, देखो ध्यान से, कानून का शासन भी आता है, शक्ति का पृथक्करण भी आता है, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रस्तावना जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी, नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार आता है, कल्याणकारी राज्य की जो विशेषता है वो आती है, निष्पक्ष चुनाव आती है, और इसमें ढेर सारे और भी चीजें आती हैं। तो ये सारी की सारी मूल संरचना है, इन पर बदलाव एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनको बदला नहीं जा सकता। ये तो संविधान की नींव है और इन्हें बदला नहीं जा सकता है। ये नहीं कि आप कह दो कि संविधान की सर्वोच्चता ना होकर के यहां पर संसद की सर्वोच्चता, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसे मूल संरचना का सिद्धांत बोला गया। तो इसे क्या कहीं पर लिखा गया? नहीं। उन्होंने कहा ये एक डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है, जो जजेस के दिमाग में रहेगी। ये कहां रहेगी? इन द सेंस ऑफ द जजेस एंड एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द टाइम। कहा गया कि ये हमारे जजेस के दिमाग में है और ये तभी एप्लीकेबल होगी जब इसकी जरूरत होगी। समझ में आया? क्वेश्चन आ जाता है कि इज इट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या इसे संविधान में दर्शाया गया है? नो, इसे नहीं दर्शाया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको कहां रखा गया है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जजेस के दिमाग में, बस, बाकी कहीं नहीं है। लेकिन ये पावरफुल कितनी है अभी आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन बात यहां से रुकी नहीं, यहां से कहां से रुक जाएगी? यहां से रुकने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि अभी सरकार में कौन है? एक लेडी है। लेडी कौन सी? आयरन है जिनके अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं वो लेडी सबसे पावरफुल लेडी रही आज तक की। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई साहब अभी चीजें उस तरह से नहीं चलेंगी जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय चाह रहा है, अभी चीजें मेरे अनुसार चलेंगी, और 42वां संविधान संशोधन ले आई जब आपातकाल लगा हुआ था। इसमें कहा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ चीजें जोड़ी गई, और वो क्या जोड़ा गया? 368। अभी तक 13 में खेल हो रहा था, अब कहां आया? 31 में खेल हो रहा था, अब 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5 जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? 368 क्लॉज 4 में कहा गया कोई भी संवैधानिक संशोधन, किसी भी प्रकार का संवैधानिक संशोधन किसी भी अदालत पर चुनौती नहीं दी जाएगी। कोई भी इसका आधार हो उसको चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी संविधान संशोधन अगर कोई भी अनुच्छेद 368 के तहत होता है तो अनुच्छेद 368 क्लॉज 4 में कहा गया कि उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। और 368 क्लॉज 5 में क्या गया? संसद की संशोधन करने की शक्ति की कोई भी सीमा नहीं है, और वह संविधान के किसी भी हिस्से को क्या कर सकती है? जोड़ सकती है, बदल सकती है, हटा सकती है। तो यानी देखा जाए कि ये केशवानंद भारती जो केस था, केशवानंदा भारती केस जो था, उसको ये क्या करती है? ये अनुच्छेद जो संविधान संशोधन अमेंडमेंट हुआ है वो इसको कहीं ना कहीं से कम कर देती है। उसमें कहा गया था कि हर चीज को बदला नहीं जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे प्रभाव क्या पड़ता है? न्यायिक समीक्षा खत्म। अभी कहां से न्यायिक समीक्षा होगी? सब कुछ तो इसी के पास है, वो ज्यूडिशरी में जा नहीं सकता है। अनुच्छेद 368 में बोला गया कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और 368 क्लॉज 4 में बोला गया कि कुछ भी बदल सकते हैं, हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। संसद की शक्ति को असीमित कर दिया गया और 13 को कमजोर कर दिया गया। इसके तहत भाग 3 को भी क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अब
तो देखो भैया, केशवानंद भारती केस में कहा गया था कुछ मूल अधिकार हैं जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, बाकियों में कुछ हैं ऐसे जिनको हम बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब देखो मिनर्वा मिल केस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो मिनर्वा मिल केस, क्योंकि यही क्लियर कर देता है। बर्थ जो हुआ था मूल अधिकार आधारभूत संरचना का, वो हुआ था केशवानंद भारती केस में, लेकिन वो एप्लीकेबल कब से हुए थे, कब से शुरू कब से हुए थे, वो मिनर्वा मिल केस में। तो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980, 31 जुलाई 1980 को शुरू हुआ, और ये इसने 42वें संविधान को चुनौती दे दी गई। इसमें कहा गया मिनर्वा मिल क्या था, मिनर्वा मिल एक कपड़ा कंपनी है जो सरकार ने आपातकाल में अपने कब्जे में ले लिया था, जो संपत्ति के अधिकार 31 का क्या करती है, उल्लंघन करती है। कंपनी ने 42वें संविधान संशोधन 368 और क्लॉज 4 और 5 को क्या कर दी, चुनौती दे दी गई। चुनौती दी इसलिए क्योंकि न्यायिक समीक्षा को रोकते हैं। इस मामले को हैंडल किसने किया था, वकालत किसने की थी, अभी तक के सबसे वरिष्ठ काबिल जजों में से एक नानी पालकीवाला। ये बहुत काबिल जज थे उस दौरान, हालांकि ये आई थिंक यूएस में सेटल हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो यहां पर आए थे, तो नानी पालकीवाला आए थे और इस पर वकालत की, जिसके तहत एक नया निर्णय आया। नया निर्णय क्या आया, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, और ये 5 जजेस की बेंच थी, देखो संविधान संशोधन बेंच होगी। कहा कि 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5 दोनों क्या है, असंवैधानिक है। ये न्यायिक समीक्षा को खत्म करते हैं, इस और न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का हिस्सा है, तो इसलिए क्या है, असंवैधानिक है। संसद की शक्ति नियमित है, 368 के तहत संसद संशोधन की शक्ति तो देता है, लेकिन मूल संरचना को नष्ट नहीं कर पाएगा। मूल संरचना के सिद्धांत की पुष्टि की उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती 1973 केस में जो स्थापित केस जो मूल संरचना दी गई थी वो सबसे अच्छी है, वही सही है, वही मजबूत है। भारत में सब कुछ न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ये लो भैया, कहा कि आर्टिकल 13 जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सब कुछ हर चीज जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ सकती है। कोई भी संशोधन या कानून मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा, मूल संरचना की रक्षा होगी, और ये सिद्धांत लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा को क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला शंकरी प्रसाद केस में कहा गया अनुच्छेद 368 ज्यादा पावरफुल है 13 से। सज्जन सिंह केस में कहा गया अनुच्छेद 368 पावरफुल है 13 से। उसके बाद गोलकनाथ केस में कहा गया अनुच्छेद 13 पावरफुल है 368 से। फिर केशवानंद भारती में कहा गया अनुच्छेद 368 पावरफुल है 13 से। लेकिन कुछ मूलभूत संरचना के सिद्धांत के तहत कुछ फंडामेंटल राइट्स पर ये एप्लीकेबल नहीं है, उसकी शक्तियां सीमित है, हर जगह पर संशोधन नहीं हो सकता है, खासतौर पे 368 मूलभूत संरचना के सिद्धांत पर संशोधन नहीं कर सकती है। और यहां पर क्या कहा गया मिनर्वा मिल केस में कि अनुच्छेद 13 सबसे ज्यादा पावरफुल है, हर जगह पर यह जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, हर काम के लिए जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ, यानी जुडिशरी को ये सबसे ज्यादा शक्ति देता है। तो यहां से मामला अब जाकर के क्लियर हुआ, लेकिन कुछ चीजें अभी भी रह गई। वो क्या रह गई, एक केस और आया, और केस क्या आया, अभी एक अनुसूची बनाई गई थी 9वीं, उसमें कहा गया था यदि कोई कानून आता है 331 क्लॉज सी के तहत और उसमें शामिल किया जाता है तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। उस पर भी चैलेंज किया गया कि क्या इस पर न्यायिक समीक्षा होगी कि नहीं होगी। उस पर क्या हुआ, एक है IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य। ये जो IR कोयलो जो केस है, ये केस 52 राव केस से संबंधित रिलेटेड है, और ये 2007 पे इस पर निर्णय आया था। इसमें क्या कहा गया था, 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संशोधन में जो चीजें कानूनों को शामिल किया गया था उनको न्यायिक समीक्षा क्या करती है, से छूट दी जाती है ताकि वो भूमि सुधार में लागू हो सके। लेकिन क्या ये 9वीं अनुसूची सभी कानून, क्या 9वीं अनुसूची के सभी कानून न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से मुक्त हैं? क्या ये पूरी तरह से मुक्त हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा डियर, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें 9 जजों की पीठ थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। इसमें कहा गया वाई के समरवाल जी जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि भैया 24 अप्रैल 1973 जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ था, उसके पहले जो कानून गए थे वो तो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। यानी कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जो कानून 9वीं अनुसूची में जोड़े गए थे
वो तो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हैं, और इसके बाद जितने कानून आएंगे वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं। जुडिशियल रिव्यू वहां पर एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह के कानून जो आज पास किए जा रहे हैं लेकिन लागू पहले से हो रहे हैं, इनको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बोलते हैं। तो 1973 से पहले के कानून, इन पर न्यायिक समीक्षा लागू नहीं होगी क्योंकि मूल संरचना सिद्धांत नहीं था। उसके बाद जितने भी होंगे वो 1973 के बाद मानी जाएंगे और इन पर मौलिक अधिकार, मूल संरचना का सिद्धांत एप्लीकेबल होगा, उनको जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के तहत रखा जाएगा। वामन राव केस 1981, इसमें इन्होंने इसे कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची के कानूनों को क्या होगी, जांच हो सकती है, और ये कोयलो IR कोयलो के विचार को और मजबूत करता है। तो अनुसूची 9 में 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेबल है, उसके पहले के नहीं है। तो ये जुडिशियल रिव्यू का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जुडिशियल रिव्यू इतनी बड़ी है। पहला कौन सा है? सज्जन सिंह केस। दूसरा पहला केस है सज्जन सिंह केस नहीं है, पहला केस है शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह का केस आता है, उसके बाद आता है गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ का केस के बाद आता है गोलकनाथ के केस के बाद आता है अन्य केसेस आते हैं, और केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस आता है, उसके बाद मिनर्वा मिल का केस आता है, और फिर हम लोग IR कोयलो के केस को पढ़ते हैं। ठीक है, इतने केसेस हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, तब जाकर के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन क्लियर होती है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी आपको चीजें समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आई तो कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करोगे तब ये दिमाग में चढ़ेंगी भैया, क्योंकि केसेस ज्यादा हैं। तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, मूल संरचना के सिद्धांत ने भारतीय संविधान की व्याख्या और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सिद्धांत के विकास को केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल केस 1980 और IR कोयलो केस 2007 के मामलों के संदर्भ में विश्लेषण करें, और यह सिद्धांत संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा के बीच को क्या करता है? संतुलन देता है। संसद भी पावरफुल है और न्यायिक समीक्षा भी है। तो 368 में यही नहीं पावरफुल है, न्यायिक समीक्षा भी पावरफुल है, जुडिशरी भी पावरफुल है। तो दोनों क्या है? बैलेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको करना है। दूसरा, मूल संरचना के सिद्धांत को भारतीय संविधान की को सुरक्षा कवच कहा जाता है। इस कथन की गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973 के मामलों के संदर्भ में समीक्षा करें। क्या यह सिद्धांत आपातकाल 1975 से 77 के दौरान संवैधानिक संकट को रोक पाने में प्रभावी रहा? अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण भी दें। तो देखो इसमें क्या पूछा गया, 1975 से 77 के बीच में जो कानून बने, उस पर जो कानून बने वो क्या प्रभावी रहे, या फिर मूल संरचना के सिद्धांत उनको रोक पाता है? तो 42वां संविधान संशोधन रोक देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इतना टॉपिक है, हालांकि थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक, लंबी क्लास रही, लेकिन लगभग आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के ढेर सारे डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ एब इनिशियो, सेवरेबिलिटी, कट डाउन, ढेर सारे हैं। तो इक्लिप्स है, या फिर और भी हैं, जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ नेचुरल जस्टिस के हैं। तो अभी का हम लोगों ने पढ़ा एक डॉक्ट्राइन, वो डॉक्ट्राइन कौन सा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। तो फिलहाल आज की क्लास इतनी ही है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।